हर हर महादेव दोस्तों, आप सुन रहे थे मेरे साथ मैं तेरी हीर भाग 15। मुन्ना, काशी और वंश बनारस पहुंच चुके थे। काशी के कहने पर मुन्ना उसके साथ घर जाने से पहले घाट के दर्शन करने चला आया। घाट पर आकर काशी ने मुन्ना से ऐसी बात कही कि उसका दिमाग फिर गौरी में जा उलझा और उसने मन ही मन खुद से कहा, पहली नज़र में भला किसी से इश्क थोड़े होता है। लगता है हम उनके बारे में कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हैं। अच्छा चलिए चलते हैं, माँ पापा राह देख रहे होंगे, काशी ने मुन्ना की तरफ आते हुए कहा। दोनों घाट से बाहर निकल आए और जीप में आ बैठे। मुन्ना ने जीप शिवम के घर जाने वाले रास्ते की ओर बढ़ा दी। उधर शिवम के घर पर आज काफ़ी चहल पहल थी। बाबा सुबह जल्दी उठ गए थे और दीना से कहकर घर के बगीचे और आसपास की सफाई करवा रहे थे। आई भी आज जल्दी उठ गई थी और नहा धोकर मंदिर की सफाई करने लगी। सारिका तो बस किचन में अपनी बेटी के लिए नए नए पकवान बनाने में लगी हुई थी। शिवम सुबह से अपने फ़ोन पर सारे काम निपटा रहा था ताकि आज का पूरा दिन अपनी बेटी के लिए बचा सके। फोन पर बात करते हुए शिवम कमरे से बाहर आया और सारिका से कहा, सरू, वो हमारा नया कुर्ता कहाँ रखी हो? मिल नहीं रहा। शिवम जी, वहीं रखा है आपके कबर्ड में, आप देख लीजिए ना, सारिका ने शिवम के सामने से जाते हुए कहा। उसके हाथ बेसन से सने हुए थे। सारिका को बिजी देखकर शिवम आई के पास आया और कहा, आई, आप ढूंढ दीजिए ना। अरे शिवा, हमारे पास इतना वक्त ना है, काशी बिटिया आ रही है, हमें उसके लिए नया वाला अचार लेकर आना है, कहते हुए आई अपने काम में लग गई। हर कोई काशी के आने का इंतज़ार कर रहा था, और करे भी क्यों ना, साल में 2 बार तो काशी घर आती थी। उस पर पूरे घर की लाडली भी थी। अनु भी सुबह से 5 बार घर में फ़ोन करके काशी के आने के बारे में पूछ चुकी थी। कुछ देर बाद जीप के हॉर्न की आवाज़ आई। सारिका ने सुना तो खुशी से उसका चेहरा खिल उठा। उसने जल्दी जल्दी बेसन से सने अपने हाथ धोए और किचन से बाहर चली आई। आई ने भी सुना तो पूजा की थाली मंदिर में रखी और बाहर चली आई। शिवम भी उनके पीछे पीछे चला आया। सभी घर के बरामदे में खड़ी काशी का इंतज़ार करने लगे। मुन्ना जीप लेकर अंदर चला आया। उसने बरामदे के सामने जीप को खड़ा किया और नीचे आ उतरा। वंश को होश भी नहीं था कि घर आ चुका है। मुन्ना ने उसे उठाया तो वह उबासी लेते हुए उठा और जीप से नीचे उतरा। काशी जीप से नीचे उतरी, सामने बाबा खड़े दिखे तो काशी मुस्कुराते हुए उनके पास चली आई और उनके पैर छूते हुए कहा, कैसे हैं बाबा? हम ठीक है बिटिया, तुम कैसी हो? बाबा ने काशी के सर पर प्यार से हाथ रखते हुए कहा। हम बिल्कुल ठीक है बाबा, काशी ने मुस्कुराते हुए कहा। बिटिया, सारा प्यार अपने बाबा पर ही लुटा दोगी कि हमें भी देखोगी? आई ने कहा तो काशी दौड़कर आई के पास आई और उन्हें गले लगाते हुए कहा, अरे आई, आपको कैसे भूल सकते हैं, आप तो हम सबकी जान है ना। जी का बिटिया, इंदौर में कुछ खाती पीती नहीं होगा, कितनी दुबला गई हो? आई ने काशी को देखते हुए कहा। अरे आई, खाते हैं पर कुछ लगता ही नहीं, अब यहाँ आ गए हैं ना तो आप खिलाकर अपनी जैसा बना देना, काशी ने कहा। हाँ, खूब दूध मक्खन रखा है तुम्हारे लिए, आई ने कहा। काशी सारिका के पास आई और उनके पैर छूने लगी तो सारिका ने उसे बीच में ही रोक दिया और अपने गले लगाते हुए कहा, अपनी माँ की याद भी नहीं आई तुम्हें काशी? माँ, आप और पापा तो हमेशा मेरे मन में रहेंगे, आप दोनों को कैसे भूल सकते हैं भला? और देखो, आपने आते ही इमोशनल होना शुरू कर दिया। चिंता मत कीजिए, पूरा 1 हफ्ता रुकेंगे इस बार और खूब सारी बातें करेंगे आपसे, काशी ने बड़े प्यार से सारिका का चेहरा अपने हाथों में लेकर कहा। सबसे मिलने के बाद काशी अपने पापा के पास आई और उनके सीने से लगते हुए कहा, कैसे हैं पापा? आपको देख लिया, अब अच्छे हैं। पता है कब से आपके आने की राह देख रहे थे?
सफ़र में किसी तरह की परेशानी तो नहीं हुई ना बेटा? शिवम ने बड़े ही प्यार से अपनी लाडली बिटिया को पूछा। ये भरत मिलाप देखकर वंश ऊबने लगा था, तो मुन्ना की बगल में आया और उसके कंधे पर अपना सर टिकाते हुए कहा, देखा तुमने, काशी के सामने पापा कितने शांत हो जाते हैं, और जब हम होते हैं तो बस गुस्सा। हाँ, क्योंकि वो जानते हैं तुम उनके नालायक बेटे हो। सीधे खड़े रहो, चुपचाप। मुन्ना ने अपना कंधा झटकते हुए कहा, तो वंश उबासी लेते हुए सीधा खड़ा हो गया। शिवम ने वहीं खड़े होकर काशी से कुछ बातें की और फिर उसके कंधों पर हाथ रखकर उसके साथ अंदर जाने लगा। बाकी सब भी उसके पीछे पीछे चले आए और सभी अंदर आकर बैठ गए। सारिका ने दीना को सबसे गुनगुना पानी देने को कहा और खुद सबके लिए चाय बनाने लगी। शिवम काशी से उसके कॉलेज और पढ़ाई के बारे में पूछ रहा था। मुन्ना वॉशरूम की तरफ चला गया और वंश वहीं बैठा उगने लगा। बेचारा, ना उठकर उन सबके बीच से जा सकता था, ना वहां बैठ सकता था। कुछ देर बाद सारिका सबके लिए चाय ले आई। तब तक मुन्ना भी आ गया था। सबने चाय पी और फिर मुन्ना ने कहा, बड़े पापा, अब हम चलते हैं। मुन्ना, इतना लंबा सफर तय करके आए हो, यहीं रुक जाओ, थोड़ा आराम कर लो, तब तक हम नाश्ता बनवा देते हैं, सारिका ने कहा। ठीक है बड़ी माँ, हम नहा कर आते हैं, मुन्ना ने कहा और ऊपर वंश के कमरे की ओर चला गया। वंश को भी मौका मिल गया, वह भी मुन्ना के पीछे पीछे ऊपर चला आया। वंश अपने कमरे में आकर सीधा बिस्तर पर आ गिरा। मुन्ना अंदर आया और कमरे को देखा। वंश का कमरा उसके कमरे से भी बड़ा था। कमरे की 3 दीवारों पर सेम कलर था, जबकि सामने की दीवार पर 8-10 रंगों से बने ढेर सारे ट्रायंगल थे, जो कि देखने में काफी आकर्षक लग रहे थे। बिस्तर के ठीक सामने वंश का स्टडी टेबल था, जिस पर वंश के कॉलेज की कुछ किताबें रखी हुई थी। वहीं बगल में उसका लैपटॉप रखा हुआ था। एक तरफ कबर्ड था और उससे लगाकर एक बहुत ही सुंदर ड्रेसिंग भी थी। मुन्ना ये सब देख ही रहा था कि दीना उसका बैग ले आया और कहा, मुन्ना भैया, जे लो आपका बैग। शुक्रिया। मुन्ना ने बैग लिया और उसमें से कपड़े निकालकर बाथरूम की ओर बढ़ गया। नहाने के बाद मुन्ना नीचे चला आया। तब तक काशी भी नहा चुकी थी। काशी बाबा के पास बैठी उन्हें अपने नाना जी के किस्से सुना रही थी। शिवम ने देखा मुन्ना आ गया लेकिन वंश नहीं, तो उसने थोड़ी तेज आवाज में कहा, वंश, वंश। बेचारा वंश, जो कि नींद में था, शिवम की आवाज सुनते ही नींद से उठा और रोनी से सूरत बना ली, क्योंकि वह जानता था शिवम अब उसे नहाकर आने को कहेगा, और वंश इतना आलसी था कि उसे नहाने के नाम से ही मौत आने लगती थी। शिवम ने एक बार और आवाज लगाई। तब तक वंश उसके सामने आया और कहा, जी जी पापा। नहाए क्यों नहीं? शिवम ने कहा। बस नहाने जा ही रहे थे कि आपने बुला लिया, वंश ने झूठ कह दिया। ठीक है, फटाफट नहा कर आओ, फिर सब साथ बैठकर नाश्ता करते हैं, शिवम ने कहा और उठकर बाहर चला गया। वंश अलसाया सा वहीं सीढ़ियों की रेलिंग से सर लगाकर फिर सो गया। मुन्ना ने देखा तो उसके सर पर चपत लगाते हुए कहा, अबे जाकर नहाओ। जा रहे हैं ना, कहते हुए वंश उठा और चला गया। मुन्ना भी बाबा और काशी के पास चला आया और बैठकर उनकी बातें सुनने लगा। काशी की बातें इतनी चटपटी और आकर्षक होती थी कि कोई भी उसे सुने बिना नहीं रह सकता था। कि तभी घर के दरवाजे पर एक गाड़ी आकर रुकी। तीनों की गर्दन उस तरफ चली गई। गाड़ी से एक रौबदार चेहरे वाला आदमी उतरा और सीधा शिवम से नमस्ते किया। काशी ने देखा तो मुस्कुरा उठी। आदमी के पीछे पीछे एक महिला उतरी और उसके साथ ही उनकी बेटी भी, जिसकी उम्र 18-19 के आसपास थी। काशी ने महिला और लड़की को देखा तो उठकर खुशी से उनके पास आई और कहा, राधिका बुआ आप? और नहीं तो क्या काशी, भाभी ने हमें कल ही बता दिया था कि तुम आ रही हो। बस फिर क्या, अंजलि भी जिद करने लगी कि उसे तुमसे मिलना है।
राधिका ने काशी को गले लगाते हुए कहा, कैसी हो काशी? इंदौर जाकर हम सबको भूल गई ना तुम? राधिका की बेटी अंजलि ने शिकायती लहजे में कहा। अरे नहीं अंजलि, किसने कहा हम तुम्हें भूल गए? हम बिल्कुल नहीं भूले हैं। इंदौर में भले हमारी कितनी भी दोस्त हो, हमारे बचपन की सहेली तो तुम ही रहोगी। और वैसे भी तुम्हारे लिए कुछ लाए हैं हम। काशी ने कहा। क्या? सच्ची? दिखाओ ना क्या लाई हो। अंजलि ने मचलते हुए कहा। दिखाते हैं, पहले अंदर तो चलो। आओ बुआ। कहते हुए काशी राधिका और अंजलि का हाथ पकड़कर उन्हें अंदर ले आई। राधिका को देखते ही आई बाबा और सारिका खुश हो गए। काशी के आने की वजह से आज घर में किसी त्योहार सा माहौल हो गया था। राधिका आई बाबा से मिली और फिर सारिका के पास चली आई। काशी अंजलि को लेकर सारिका के कमरे की तरफ गई और उसके लिए जो सामान लेकर आई थी वो उसे दे दिया। अंजलि ने देखा एक बहुत ही खूबसूरत सा लॉन्ग स्कर्ट था जो कि देखने में काफी खूबसूरत लग रहा था। अंजलि ने काशी के गले लगते हुए कहा, हमें यही तो चाहिए था, कब से बोल रहे थे हम मम्मी को। कोई बात नहीं, हम ले आए ना, अब इसे पहनकर शाम में हमारे साथ चलना। काशी ने बैठते हुए कहा। कहाँ? अंजलि ने कहा। अरे इतने महीनों बाद बनारस आए हैं, थोड़ा घूमना तो बनता है ना। और फिर शाहिद वाले के यहाँ गोलगप्पे भी तो खाने हैं। काशी ने कहा तो अंजलि ने खुश होकर हामी भर दी। वंश नहाकर नीचे चला आया। उसने राधिका को देखा तो खुश होकर उसके पास आया और गले लगते हुए कहा, हे बुआ, कब आई आप? बस अभी अभी। छोटे नवाब, उठ गए आप? राधिका ने कहा। क्या यार बुआ, पापा ने सोने ही नहीं दिया। अच्छा ये बताओ मेरे लिए क्या लाई हो? वंश ने। राधिका ने अपने बैग से एक बड़ा सा कैडबरी का चॉकलेट निकाला और वंश की तरफ बढ़ाकर कहा, हर बार की तरह तुम्हारी फेवरेट चॉकलेट। वंश को चॉकलेट्स बहुत पसंद थी। उसने राधिका के हाथ से चॉकलेट ली और उसके गाल पर किस करते हुए कहा, बुआ इस घर में सिर्फ आपको ही मेरी फिक्र है। आई लव यू। पगला, इतना बड़ा हो गया है लेकिन बचपना नहीं गया। राधिका ने मुस्कुराते हुए कहा। यूं तो वंश को सभी घर वाले बहुत प्यार करते थे, लेकिन राधिका और उसके बीच की बॉन्डिंग कुछ अलग थी। वैसे ही राधिका वंश की फेवरेट थी क्योंकि वह हमेशा वंश के साइड जो लिया करती थी। चॉकलेट लेकर वंश सोफे पर जा बैठा और चॉकलेट खोलते हुए कहा, अच्छा वो लड़ाकू अंजलि नहीं आई आपके साथ? वैसे अच्छा ही है नहीं आई, आती तो अब तक पूरा घर सर पर उठा लेती। लड़ाकू, नक चढ़ी अंजलि। कहते हुए वंश ने जैसे ही गर्दन घुमाई, बगल में कमर पर अपने दोनों हाथ रखे अंजलि खड़ी थी। वंश ने अंजलि को देखा और मुस्कुरा उठा तो अंजलि ने उसके हाथ से चॉकलेट छीनते हुए कहा, वंश भैया, जब तक आप हमारी बुराई ना कर ले आपको चैन नहीं मिलता है ना? मैं क्यों किसी की बुराई करने लगा, मैं तो सच ही बोल रहा था। हो ना तुम नकचड़ी। वंश ने अंजलि के बाल खींचे और चॉकलेट उसके हाथ से छीनकर भाग गया। अंजलि भी पूरे घर में उसके पीछे पीछे भागने लगी। वंश मेन गेट से बरामदे की तरफ भागा। अंजलि भी उसके पीछे पीछे आई और सामने से आते मुरारी से टकरा गई। मुरारी ने अंजलि को देखा तो कहा, अरे बिटिया संभल कर। देखिए ना मुरारी मामा, वंश भैया हमें फिर से चिढ़ा रहे हैं। अंजलि ने कहा, इतने बड़े हो गए हो तुम दो, पर ये भागम भागी अभी तक जारी है। जाओ जाकर ढूंढो उसे और एक थप्पड़ हमारी तरफ से भी लगाना। फोन नहीं उठाता है नालायक। कहते हुए मुरारी अंदर चला आया। अनु भी साथ आई थी, लेकिन घर से बाहर इकलौते जमाई राधिका के पति उसे मिल गए तो वह उनसे मिलने चली गई। अंदर आकर मुरारी ने देखा राधिका भी आई हुई है तो उसकी तरफ आते हुए कहा, अरे वाह राधु, तुम भी चली आई। वैसे अच्छा है, तुम सबके आने से हर घर हरा भरा लग रहा है। आज फिर अकेले चले आए मुरारी? आई ने मुरारी को देखा तो कहा, अरे अरे लेकर आए हैं अनु को, वो बाहर है, जाओ मिल लो। मुरारी ने बैठते हुए कहा और फिर घर में नजर दौड़ाते हुए कहा,
अरे हम काशी बिटिया से मिलने आए हैं, कहाँ है हमारी काशी? हम यहाँ हैं विधायक जी, काशी ने बड़े प्यार से मुस्कुराते हुए मुरारी के सामने आकर कहा। मुरारी ने काशी को देखा। चूड़ीदार सलवार सूट, कंधे पर दुपट्टा, खुले बाल, कानों में झुमके, गले में प्लेटिनम की बारीक सी चैन, आंखों में काजल और होठों पर हल्की सी लिपस्टिक। उसकी मुस्कुराहट ने उसकी खूबसूरती में 4 चांद लगा दिए थे। मुरारी को काशी में सारिका नजर आ रही थी। जब पहली बार सारिका बनारस आई थी और मुरारी उससे मिला था तब वह ऐसी ही दिखती थी। मुरारी को चुप देखकर काशी उनके सामने आई और हाथ हिलाया तो मुरारी ने कहा, का बिटिया, चाचा से सीधा विधायक जी? अरे चाचा, अब आप बनारस के विधायक तो हैं ही, और फिर रास्ते भर वंश भैया और मुन्ना भैया हमें आपके किस्से सुनाते हुए लाए हैं, और इंदौर में इस बार नाना जी से भी हमने आपके बहुत किस्से सुने हैं, तो सोचा क्यों ना थोड़ा आपको मान सम्मान दिया जाए। काशी ने कहा तो मुरारी हंस पड़ा और कहा, हमें लगा कहीं बड़ी होकर तुम भी सारिका भाभी की जैसी ना बन जाओ, शांत, पर अब देखकर लग रहा है कि बनारस में हम दोनों का भौकाल पक्का है। इसी बात पर हाई फाइव, कहते हुए काशी ने अपना हाथ मुरारी की तरफ करके कहा तो मुरारी ने उसे हाई फाइव दे दिया। अनु अंदर चली आई। काशी ने देखा तो वही मुरारी के बगल में बैठे बैठे अपने दोनों हाथों को अनु की तरफ बढ़ाकर कहा, मौसी। अनु ने भी आकर उसे गले लगाया। उधर अंजलि वंश को पकड़ चुकी थी और उस पर हाथ भी साफ कर चुकी थी। बदले में वंश ने भी उसके बाल खराब कर दिए और मुंह पर चॉकलेट लगा दी। शिवम अपने जीजाजी के साथ अंदर चला आया। सब वहां मौजूद थे तो वंश ने आकर कहा, बाबा क्यों ना सबकी एक सेल्फी ली जाए? ये तो बहुत बढ़िया बात कही है वंश, लो सेल्फी लो, और हाँ तनिक बढ़िया से लेना। मुरारी ने कहा तो सब एक साथ आ गए। काशी वंश के बगल में चली आई और वंश ने अपने फोन से एक फैमिली फोटो सेल्फी के रूप में लिया। तो दोस्तों ये था मैं तेरी हीर भाग 15। इसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे मेरे साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, अपना ख्याल रखें और सुनते रहें मैं तेरी हीर।